64। कितना आ रहा? 12/8 कितना आ रहा? 3/2। 3/2 कितना आएगा? 1.5। मतलब 4 में से कितना लगेगा? अरे 1.5। तो ये 1.5 और ये 8, ये मिलके कितना बनेगा? 9.5। तो टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा? 9.5 ग्राम बनेगा। कार्बन डाइसल्फाइड विल बी फॉर्म। अब आपने ये बनाने के लिए टोटल रिएक्टेंट कितना लिए थे? टोटल रिएक्टेंट लिए थे 4 ग्राम ये, 8 ग्राम ये, मतलब 12 ग्राम लिए थे। तो 12 ग्राम बना कि 12 ग्राम नहीं बना? बन ही नहीं सकता। आपका कितना? 9.5 ग्राम बना। तो 9.5। तो प्योरिटी कैसे बनती? इधर देखो, प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसा बनता? टोटल कितना बना? 9.5। टोटल लिए थे कितना? 12। ये 12 कैसे क्या आया? ये 4 और ये 8 लिए थे आप, इंटू 100। सिंपल। बस आपको निकालना है परसेंटेज। अब थोड़ी देर के लिए इसको 3 पर 9 पकड़ लो, तो 3/4 और ये कितना रहेगा? 25। 25 3 75। पर ये 9 नहीं है, 9 से तो जो 75 आ रहा है उससे थोड़ा अप्रोक्सीमेटली। सवाल करने की जरूरत ही नहीं उसको। अरे समझ में आया ये? और जो अपन ने वाटर का एग्जांपल लिए थे ना, 8 ग्राम लिए थे, 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो उसमें कितना? 9 ग्राम वाटर बना था। 9 अपॉन कितना रहेगा? 16। 16 क्यों? क्योंकि अपन ने हाइड्रोजन 8 ग्राम लिए थे और ऑक्सीजन 8 ग्राम लिए थे। इंटू क्या लेना पड़ेगा? इंटू 100। तो दिस इज द प्योरिटी ऑफ वाटर व्हेन 8 ग्राम hydrogen combined with 8 gram oxygen, then the water so formed, that is 9 gram water is formed out of 16 gram of reactant. तो 9/16 into 100, this is the purity. तो ये लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट का क्वेश्चन था, सिर्फ एक स्टेप आगे थी। इसमें अपना एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट का अपन ने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करे। एक क्वेश्चन अपन ने वाटर पे डिस्कस करे थे, एक क्वेश्चन अपन ने अमोनिया का लिए थे जो एनसीईआरटी बुक में था, वही 56.1 बना था इसके अंदर तो, और एक क्वेश्चन अपन ने कार्बन डाइसल्फाइड का लिया। तो यहाँ पे प्योरिटी पूछी गई। तो समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूँ, घर पे इस क्वेश्चन को देख लेना। वैसे आपको इसकी मतलब डीपीपी मिल जाएंगी। डीपीपी के अंदर क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, द मास ऑफ 70% H2SO रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, सब सिलेबस के क्वेश्चन है आपके। ये मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा एडवांस वर्जन कह सकते हैं उसको अपन। मैं क्वेश्चन सिलेक्टेड ले रहा, सिर्फ थिंकिंग डेवलप करो इसके अंदर। तो ये परसेंटेज में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन वो नहीं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सोल्यूट का परसेंटेज दिया रहेगा, सोल्यूशन की डेंसिटी लगेगी, मोलैरिटी पूछेंगे या नॉर्मलिटी पूछेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में ना मोलैरिटी पूछी हुई है ना नॉर्मलिटी पूछी हुई है। एक बात ध्यान में रखना, थर्मोडायनामिक्स के अंदर एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है, जिसमें थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बट नॉर्मल वेट वाले क्वेश्चन बता रहा, जब कभी भी किसी एसिड का बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर आधारित क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, और आपको क्या करना है, उन दोनों के इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। किसी भी एसिड के इक्विवेलेंट वेट को आप किसी भी बेस के इक्विवेलेंट वेट के साथ इक्वेट कर सकते, अर्थात दोनों का मीनिंग सेम ले सकते। जैसे NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 40, और H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 40 ग्राम NaOH बराबर 49 ग्राम H2SO4 लिख सकता हूं मैं ऐसे। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास NaOH 40 ग्राम नहीं है, 4 ग्राम है, इसका मतलब ये होता है 40 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 49 ग्राम H2SO4 लगेगा। अब आपको मैंने बोल दिया कि एक गाड़ी 1 लीटर में
कितने किलोमीटर जाती है। अब आपके पास जितना पेट्रोल रहेगा तो उस रिलेशन के हिसाब से उतनी किलोमीटर आपकी गाड़ी जाएंगी। अरे समझ में आ रहा है ये? तो 40 ग्राम NaOH के लिए 49 ग्राम क्या लग रहा है H2SO4। तो अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 40 नहीं है भैया 20 ग्राम है, तो इधर क्या हो गया आधा, तो उधर भी क्या हो जाएगा आधा। इधर 0.1 डिजिट पीछे तो उधर भी 0.1 डिजिट पीछे, इधर 0.1 डिजिट आ गया तो उधर भी 0.1 डिजिट, एंड सो ऑन। समझा? अब क्वेश्चन, ये तो फार्मूला बन गया। अब क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ 70% H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH। मतलब आपको ये पूछा गया कि आपको NaOH को न्यूट्रलाइज करना है, बोलो यस सर। NaOH के 1 मोल को न्यूट्रलाइज करना है, बोलो यस सर। NaOH के 1 मोल को H2SO4 से न्यूट्रलाइज करना है, बोलो यस सर। NaOH के 1 मोल को H2SO4 से न्यूट्रलाइज करना है, बट वो H2SO4 हरामी है, क्योंकि वो H2SO4 100% प्योर, उसको साला 100 लेंगे तो 70 काम में आएगा, क्योंकि ये 70% का मतलब होता। समझ में आ रहा है ये? तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, पहले पॉइंट समझो। इससे और 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन परसेंटेज वाले, और ये क्वेश्चन बहुत बच्चे फंसते हैं। इस क्वेश्चन में आप पर ये NaOH का 1 मोल मतलब कितना हो रहा, 1 मोल मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट बराबर 40 ग्राम। तो आपके पास तो डायरेक्टली इक्वेशन है ना। ये हालांकि अपन ने क्या लिए, ये कौन सा वेट लिया, अपन इक्विवेलेंट वेट लिए। NaOH का 1 मोल मतलब 40 ग्राम, तो 40 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करो तो आपको डायरेक्टली पता है कितने ग्राम H2SO4 लगेगा, कितने ग्राम लगेगा, हाँ 49 ग्राम डायरेक्टली लिखे। सर ये कहाँ से लिखे अपन ने, वो दोनों के इक्विवेलेंट वेट है। अगर मैं H2SO4 से न्यूट्रलाइज ना करके अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड से न्यूट्रलाइज करता, ऑक्जेलिक एसिड से, तो ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना है 63। मैंने बेसिक में समझा के दिया था आपको, क्या 63 रहता था। तो अपन किससे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH को, अरे किससे, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है। क्या ये पॉइंट अपन ने 2-4 दिन पहले देखे थे। अब एक बात बताओ, 40 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए 49 ग्राम H2SO4 लग रहा। अगर ये 70% नहीं दिया रहता तो फिर इसका आंसर रहता 49, आंसर ये। बट ये आपको 70% दिया गया, मतलब वो जो H2SO4 है वो 70% इफेक्टिव है, मतलब आपको तो 49 चाहिए, पर 49 आने के लिए आपको इतना लेना पड़ेगा कि उसका 70% 49 ही होना। चलो मैं आपको इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बना देता, समझो 49 के जगह 50% रहता, ये आसान क्वेश्चन, मतलब H2SO4 की प्योरिटी 50% है। अब आपको तो 40 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करना है, जिसके लिए 49 ग्राम क्या लगेगा, H2SO4 लगेगा। और 49 ग्राम H2SO4 आने के लिए आपको H2SO4 अगर वो 50% एक्टिव रहता तो आपको 98 लेना पड़ता, जिसका 50% 49 होता, मतलब आपको आंसर क्या रहता 98। कितना रहता 50%। पर ये H2SO4 कितने % प्योर है, मतलब आपने 100 लिए तो उसका भैया 70 काम में आता। अब अपनों कितना होना 49, तो उसके लिए आपको कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि 49 ये आपको लग रहा, 49 आपको लगेगा 40 ग्राम। समझ में आ रहा क्वेश्चन ये, 40 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 49 ग्राम H2SO4 लग रहा। तो 49 ग्राम H2SO4 ये कब रहेगा, 70% वाला है वो, मतलब 70 के नीचे लिखना पड़ेगा 49। तो आपको H2SO4 कितना लेंगे कि जिसका 70% 49 आएगा, तो अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, लेट डेट विल बी x, तो x बराबर क्या रहेगा 100 इंटू 49 अपॉन 70, कितना रहेगा 70%। अरे 70% रहेगा ना ये, मतलब 70 ग्राम लेंगे। अब तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि मेरे पास 1 मोल NaOH दिया गया था, मतलब 40 ग्राम NaOH दिया गया था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने H2SO4 लाया। मैंने H2SO4 कितना लाया, मैंने 70 ग्राम लाया। वो 70 ग्राम अगर ईमानदार रहता तो पूरा यूज़ करते थे अपन, पर 70 ग्राम ईमानदार नहीं है। वो कितने % ईमानदार है,
ये इत्तेफाकी को 70% ईमानदार है, मतलब फिर 70 का 70% ही यूज होगा, यानी कि 49, और 49 ग्राम तो H2SO लगेगा 40 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो परसेंटेज का क्वेश्चन समझ में आया? फिर ये थोड़ा लेवल हाई है इस क्वेश्चन के, और यहाँ पे ये नहीं रहता ना 70%, परसेंटेज रहता ही नहीं, तो डायरेक्ट ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता। तो आप किसी भी एसिड के इक्विवेलेंट वेट को किसी भी बेस के इक्विवेलेंट वेट के साथ इक्वेट कर सकते हैं। आप कोई भी एसिड कोई भी बेस ले लो, समझो NaOH की जगह KOH रहता तो 56 बोर्ड पे हम दोगे 56 ग्राम। और थोड़ा क्लास में ना थोड़ा सा सीरियस बैठे हो बैच के अंदर, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। इसमें प्योरिटी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। एक क्वेश्चन अपन ने ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा। तो मोलार मास ऑफ वाटर इफ इट कंटेन 50% हेवी वाटर, क्या है इसका आंसर? 19 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 26, अरे देखे ना अपन ने, क्वेश्चन नंबर 26 अपन ने ऑलरेडी देखे, इसका आंसर कितना? 19 ग्राम। मोलार मास ऑफ वाटर इफ इट कंटेन 50% हेवी वाटर, हेवी वाटर क्या होता है? D2 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 20 है। तो हम 100% हेवी वाटर नहीं ले रहे, 50% ले रहे। 50% मतलब कितना होगा? 10। और अपना रेगुलर वाटर कितना होता है? वाटर, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। तो ये 50%, तो वो 50% कितना होगा? 9। 10 और 9 कितना होगा? 19 ग्राम। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, ये अपना तीसरा क्वेश्चन था, ये अपना ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था। अब अपना चौथा क्वेश्चन, बहुत जो अपने हो चुके कंसेप्ट उसी पे मैं ला रहा हूं एक क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, ये बहुत बुक में कॉमन क्वेश्चन मिलेगा आपको। नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल ऑक्सैलिक। इधर बोर्ड पे ध्यान दो रे। एक बात बताओ, यहां पर आपको 100 ml सॉल्यूशन का क्या है? हाँ, वॉल्यूम है। ऑक्सैलिक एसिड की क्या दी हुई है? ऑक्सैलिक एसिड के लिए स्मॉल n बराबर कितना हो रहा? 2 हो रहा। मैं क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट हिंट दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे फिर अपने। क्या हमने ये देखे थे? नॉर्मेलिटी बराबर n इंटू मोलैरिटी, बताया था मैंने, और नहीं बताया था अब बता दे रहा हूँ कि नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से को रिलेट कर सकते। व्हाट इज स्मॉल n? इट इज बेसिसिटी फॉर एसिड एंड एसिडिटी फॉर बेस। यहाँ पे कौन है? ऑक्सैलिक एसिड, उसमें COOH ग्रुप कितने? 2 है, तो उसकी n वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। और n वैल्यू 2 हो गई ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नॉर्मलिटी कितनी है? 0.02 है, इनटू क्या रहेगी? मोलैरिटी। तो आप क्या निकाल लेंगे इसके अंदर? मोलैरिटी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0.01। तो 0.01 मोलैरिटी। 100 ml मतलब कितना होगा? 0.1 dm3। अरे कल तो समझा के दिया था ये। 1000 ml मतलब 1 dm3, तो 100 ml कितना होगा? 0.1 dm3। क्या आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm3 है? क्या आपके पास मोलैरिटी है? तो मैंने आपको नंबर ऑफ मोल का छठा फॉर्मूला बताया था, जान दो, छोड़ दो। मोलैरिटी बराबर क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है? 0.01। वॉल्यूम कितना है? 0.1। दैट इज 10 raised to the power -3। 10 raised to the power -3 mole. We have to convert this number of mole into molecules, multiplying by Avogadro number। 6 into 10 raised to the power 23। 23 and -3 20। हाँ, 23 और -3 20। खत्म। सिंपल क्वेश्चन था, बट बहुत बुक्स में मिलेंगे आपको देखने। एक ऐसी एक क्वेश्चन है,
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कुछ पिछले 2-3 सालों में पूछे गए पेपर के अंदर, लाइक दिस क्वेश्चंस। देखो रे, हाँ बेटा सारा सावधान पोजीशन में बैठो और बोर्ड पे ध्यान दो। ये जो क्वेश्चंस है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। यहाँ पर अपन ने जो चीजें सीखे थे, जैसे आपको पहला जो मास है वो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, दूसरा 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन के इतने मोल है, और चौथा कॉपर के इतने मोल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कल ही मैंने एक फार्मूला बताया था कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। कल बताया था शायद से मैंने, बस वही चीज। तो पहला जो मास है वो है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक वेट कितना है? 16 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। दूसरा 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ये पहला हो गया। दूसरा 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन मतलब कितना? 14 अपॉन 6 इंटू 10⁻20। इन दोनों में क्या डिनोमिनेटर सेम है? तो न्यूमरेटर जिसका ज्यादा रहेगा आंसर उसका ज्यादा आएगा। तो 1 और 2 में ज्यादा कौन है? ये तो क्लियर होगा कि 1 इज ग्रेटर देन 2। अरे समझ में आ रहा है क्या? तीसरा वेट क्या है? 1 इंटू 10⁻10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या होगा? अब मोल को वेट में कैसा कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय, मोल को वेट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय मॉलिक्यूलर वेट। अबे देखो, क्या नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है? तो आपको मोल दिए हुए और मॉलिक्यूलर वेट पता है तो अपन क्या निकाल सकते वेट। तो 10⁻10 मोल मतलब क्या होगा? 10⁻10 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 30। मॉलिक्यूलर वेट लगेगा 32। O2 है, O2। और कॉपर का जो मॉलिक्यूलर, मैंने बताया कॉपर मेटल है, तो मेटल का जो एटॉमिक वेट है वही उसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके भी 10⁻10 मोल है। तो 10⁻10 इंटू 63.5। क्या इन दोनों में ये कॉमन है? तो ये 3 है और ये 4 है, तो इन दोनों में ज्यादा कौन रहेगा? 4 रहेगा। और क्या, चलो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये तो क्लियर होगा कि 4 इज ग्रेटर देन 3। अब आपको ये देखना है 3 का 1 से कंपैरिजन करना है। तो दिस इज 3। 32 छोड़ दो, पावर क्या है? 10⁻10। और ये जो अपना 1 था है ना, ये छोड़ दो, ये कैलकुलेशन जो आएगा ना छोड़ दो, पर 23 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻23। अब निगेटिव्ह मध्ये जसं दिसते तसं है ना, तुझे लहान दिसते ते मोठं, मतलब -10 -23 से ज्यादा है। मतलब ये तो क्लियर होगा 3 जो रहेगा 1 से 1 तो 2 से ज्यादा था। तो 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2 है कि इसके अंदर दिया हुआ? 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2। करेक्ट। तो यहाँ पर आपने अलग अलग चीजों को वेट में कन्वर्ट करके उनको आपस में कंपेयर करें। अरे समझ में आ रहा है ये? तो ये ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए कुछ दिनों के अंदर पहले। इसके बाद ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है मोल कंसेप्ट में शायद ही कोई बुक होंगी अच्छे लेवल की जिसमें ये क्वेश्चन नहीं है। ये वाला ये क्वेश्चन पता है कैसा है? समझो आपके पास 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 200। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक बैग है जिसमें रुपए भी है, डॉलर भी है और जापान की करेंसी येन है। येन पता हो ना? चलो, अदर देन जापान दूसरी और कंट्रीज की करेंसी पता वो भी ले लो। दिरहम, दिरहम कहाँ की करेंसी है? दुबई है। दुबई बोले सर कम से कम बोलन तो दुबई। चलो ठीक है, तो दिरहम, चलो दिरहम ले लेंगे, डॉलर लेंगे, रुपए लेंगे।
आपके पास में समझो है, तो मैंने आपको बोला कि देखो आपके पास में सब मिला के इतने डॉलर थे, आपने उसमें से इतने दिरहम निकाल लिए, तो फिर आपके पास कितने रुपए बचे? तो बोला सर इतने रुपए बचे कि पागल दवाखाने में जा सकता। मतलब क्या क्वेश्चन है ये? वही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है कि 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आपने रिमूव करे 200 मिलीग्राम में से, ठीक है। मतलब आपके पास में एक बीकर है जिसमें 200 mg कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ये